तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स के अंदर। आज हम वैसे तो लेक्चर शॉर्टकी डायोड पे आने वाला था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा रोक दिया क्योंकि आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम अभी बीच में थोड़ा पावर सिस्टम पे आ रहे हैं। तो पावर सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। अब ये इस टॉपिक को मैं क्यों लेके आया, देखिए क्या हो रहा है आजकल जो एग्जाम्स हो रहे हैं ना, उनमें पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एक कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इसको समझे नहीं हुए तो आप इसके क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे पेपर में, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन। और ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है पावर सिस्टम का ये टॉपिक। तो पावर सिस्टम की प्लेलिस्ट में ऐड होगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पावर फैक्टर होता क्या है। जब हम समझेंगे पावर फैक्टर होता क्या है, किस पे डिपेंड करता है, तभी हम समझ पाएंगे कि जो पावर फैक्टर है हमारा, उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। और पहले ये भी हम समझेंगे कि इसको इम्प्रूव करने की जरूरत क्यों पड़ती है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में, वाई वी नीड टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर, ठीक है। तो पावर फैक्टर को हमें क्यों इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले पावर फैक्टर को समझते हैं। पावर फैक्टर, ये रहा पावर फैक्टर होता क्या है। पावर फैक्टर इट इज डिफाइंड एज द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। भाई वोल्टेज और करंट के बीच में जो कॉस का एंगल होता है, कोसाइन का एंगल होता है, दैट इज नोन एज द पावर फैक्टर। अब इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लोड। पावर फैक्टर किस पे डिपेंड करता है भाई, जो लोड हमारा कनेक्टेड है, किस टाइप का लोड हमारा कनेक्टेड है एसी सर्किट के अंदर, वहां पे वो उस पे डिपेंड करता है हमारा पावर फैक्टर। अब सबको पता है जो पावर फैक्टर हमारा होता है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ लोड पे। अब लोड्स कितने कितने तरीके के होते हैं पावर सिस्टम में, तो हमारे पास होता है रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। 3 टाइप्स के लोड होते हैं हमारे पास, ठीक है। रेजिस्टिव लोड जो होता है उसमें करंट जो रहता है वो सप्लाई वोल्टेज के इन फेज रहता है, यानी कि करंट और सप्लाई वोल्टेज इन फेज में होते हैं, यानी कोई एंगल बना के नहीं चलते। तो अगर ये देखिए यहाँ पे इसका फेजर डायग्राम है रेजिस्टिव लोड का, यानी ये रहा रेजिस्टिव लोड, और फेजर डायग्राम क्या है, वोल्टेज भी सेम फेज में और ये आई करंट भी सेम फेज में है। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एंगल ही नहीं बना रहे, जीरो बना रहे हैं, तो कॉस फाई क्या हो जाएगा, यानी कि कॉस फाई, कॉस यहां पे एंगल ही नहीं बन रहा तो कॉस 0 डिग्री बनेगा, और कॉस 0 क्या होता है 1। तो इसीलिए कॉस 0 हमारे पास होता है 1, तो इसीलिए रेजिस्टिव लोड का जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी पावर फैक्टर होता है। यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, यूनिटी पावर फैक्टर हो गया। क्यों, करंट सप्लाई वोल्टेज के इन फेज था, करंट जो था वो सप्लाई वोल्टेज के इन फेज था। अब यहाँ पे इंडक्टिव लोड में आ जाते हैं हम, ठीक है। रेजिस्टिव लोड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है आर से, ठीक है, और करंट सप्लाई वोल्टेज के इन फेज। अब हम बात करते हैं इंडक्टिव लोड की, इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करा जाता है ऐसे, ठीक है। अब इंडक्टिव लोड जब भी हमारा कनेक्ट होता है तो करंट जो होता है आई, वो सप्लाई वोल्टेज से लैग करता है। देखिए सप्लाई वोल्टेज आगे है, ठीक है, करंट हमारा पीछे है, लैग कर रहा है किससे, फेज एंगल फाई, कोसाइन ऑफ कॉस के एंगल फाई से। तो यहां पे पावर फैक्टर क्या होगा इंडक्टिव लोड में, कॉस फाई इक्वल टू लैगिंग होएगा, ठीक है, यहां पे लैगिंग होता है। अब तीसरा केस लेके चलते हैं कैपेसिटिव लोड का। कैपेसिटिव लोड में देखिए वोल्टेज हमारी ये रही, करंट हमारा ये रहा ऊपर, ठीक है, करंट आगे है, ये देखिए यहां से करंट आगे है, वोल्टेज हमारी पीछे है। तो करंट अगर आगे रहेगा वोल्टेज से तो पावर फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, cos फाई इज इक्वल्स टू लीडिंग। तो कैपेसिटिव लोड पे याद रखना पावर फैक्टर जो होता है हमारा लीडिंग होता है, इंडक्टिव लोड पे लैगिंग होता है, रेजिस्टिव लोड पे पावर फैक्टर जो होता है यूनिटी होता है, करंट सप्लाई वोल्टेज के इन फेज रहता है। इंडक्टिव लोड में करंट सप्लाई वोल्टेज से लैग करता है, कैपेसिटिव लोड में करंट सप्लाई वोल्टेज से लीड करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के लोड्स थे जिन पे हमने पावर फैक्टर के बिहेवियर को समझा। अब हम समझते हैं पावर फैक्टर को इम्प्रूव क्यों करना पड़ता है। अब इम्प्रूव क्यों करना पड़ता होगा, आपके दिमाग में सवाल आता होगा, क्यों, क्योंकि पावर फैक्टर हमारा जनरली पावर सिस्टम में लो रहता है, तो उस लो को हमें इम्प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पावर फैक्टर जो होता है अगर वो लो हो जाता है, ठीक है, तो लो होने से क्या डिसएडवांटेज होते हैं, ठीक है। तो अब हम समझेंगे जब पावर फैक्टर लो होता है तो लो होने से उसके क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था
कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं लो पावर फैक्टर के। पावर फैक्टर यदि लो होता है तो उसके कितने सारे डिसएडवांटेज होते हैं। अब हम समझते हैं कि हमारा पावर सिस्टम में पावर फैक्टर लो होता क्यों है, क्या कॉजेज होते हैं लो होने के। तो सबसे पहला, यूज ऑफ इंडक्टिव लोड्स लाइक एसी मोटर, ट्रांसफॉर्मर व्हेन दे ऑपरेट एट लोअर पावर फैक्टर्स। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में या फिर पावर सिस्टम में हमारे सबको पता है मेजोरिटी ऑफ लोड जो होता है, ज्यादातर लोड जो होता है दैट इज इंडक्टिव। और इंडक्टिव लोड किस पे ऑपरेट करता है, लैगिंग पावर फैक्टर पे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, एसी मोटर्स हो गए, ये सब इंडक्टिव लोड है एंड दे ऑपरेट एट अ लैगिंग पावर फैक्टर। और यदि नो लोड पे ये ऑपरेट करते हैं देन हेवीली लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट करते हैं, जिसकी वजह से सिस्टम का ओवरऑल पावर फैक्टर डाउन जाता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। ठीक है, नेक्स्ट, यूज ऑफ डिस्चार्ज लैंप एंड इंडक्टिव आर्क लैंप्स एंड इंडक्टिव फर्नेसेस इन इंडस्ट्रीज। सबको पता है इंडस्ट्रीज के अंदर डिस्चार्ज लैंप्स यूज होते हैं, आर्क लैंप्स यूज होते हैं विभिन्न विभिन्न कामों के लिए, और इंडक्टिव फर्नेसेस यूज होते हैं जो कि ओवरऑल सिस्टम का पावर फैक्टर जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, कम कर देते हैं, लैगिंग बना देते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ मशीन एट लोअर कैपेसिटीज। ठीक है, किसी भी मशीन को अगर हम उसकी रेटेड कैपेसिटी से लोअर कैपेसिटी पे चलाएंगे तो ऑब्वियसली बात है उसका जो पावर फैक्टर होगा वो बहुत ज्यादा डाउन जाएगा और वो ओवरऑल सिस्टम के पावर फैक्टर को भी डाउन कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, नो मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर इंक्रीजेस द लीकेज फ्लक्स रिजल्टिंग इन लो पावर फैक्टर। अगर हम किसी मशीन की मेंटेनेंस नहीं करते अच्छे से, ठीक है, बहुत ही डिलेड मेंटेनेंस करते हैं या मेंटेनेंस करते ही नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, तो मशीन के अंदर प्रॉपर मेंटेनेंस ना होने की वजह से लीकेज फ्लक्स इंक्रीज हो जाते हैं। और सबको पता है यदि लीकेज फ्लक्स इंक्रीज होंगे, ठीक है, तो पावर फैक्टर जो होगा हमारा वो लो जाएगा। ठीक है, और इंडस्ट्रीज के अंदर जब भी हम मेंटेनेंस करते हैं तो हमें किसी भी जो मोटर्स वहां पे चल रही है उनके चाहे एसी मोटर हो, कोई सी भी मोटर हो, उनमें कुछ चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे रोटर इम्बैलेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है, रोटर कहीं इम्बैलेंस तो नहीं है, क्योंकि रोटर इम्बैलेंस होने से या फिर आउट ऑफ शेप होने से जो यूनिफॉर्मिटी होती है गैप की, एयर गैप की, वो खराब होती है। और यूनिफॉर्मिटी जब एयर गैप की खराब होती है तो लीकेज फ्लक्सेस बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पावर फैक्टर लोअर होता है। ठीक है, तो ये कॉज होते हैं पावर फैक्टर के लो होने से। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ लोड पे पावर फैक्टर का क्या इफेक्ट होता है, रेजिस्टिव पे कैसा होता है, इंडक्टिव पे कैसा होता है और कैपेसिटिव पे कैसा होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि पावर फैक्टर अगर लो हो जाता है तो क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिसएडवांटेजेस ऑफ लो पावर फैक्टर। तो डिसएडवांटेज समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि यदि पावर फैक्टर लो होगा, ठीक है, तो होगा क्या। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पावर जो होती है हमारी, पावर क्या होती है हमारी थ्री फेज सिस्टम की अगर हम बात करें, वो होती है √3 VLIL cos फाई। ठीक है, √3 VLIL cos फाई। ठीक है, तो अगर मैं cos फाई को यहाँ पे रखता हूं, क्योंकि हम रिलेशन निकालने वाले हैं पावर फैक्टर और करंट के बीच में, cos फाई को मैंने यहाँ पे रखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, पावर इज इक्वल्स टू √3 VLIL। ठीक है, √3 VLIL आ गया। ठीक है, अगर मैं पावर और वोल्टेज को कांस्टेंट रखूं, ठीक है, पावर और वोल्टेज अगर हमारी कांस्टेंट रहे, ठीक है, कांस्टेंट पावर और वोल्टेज पे अगर ट्रांसमिशन हो रही है तो पावर फैक्टर जो है, यहाँ पे देखिए पावर फैक्टर लाइन करंट के, ठीक है, पावर फैक्टर जो है वो करंट के क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहां से रिलेशन आ गया, cos फाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा करंट के। ठीक है, तो यदि समझिए पावर फैक्टर यदि लो होता है, डाउन जाता है, ठीक है, डाउन जाता है, तो करंट क्या होगा ट्रांसमिशन लाइन में, बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर करंट बढ़ गया, ठीक है, करंट अगर बढ़ गया हमारा यहाँ पे बढ़ गया, तो देखिए अब क्या क्या डिसएडवांटेज होंगे। पावर फैक्टर अगर लो होता है, लो यानी कि लैगिंग ज्यादा होता है, ठीक है, लैगिंग अगर हमारा हो जाता है, लो हो जाता है, लैगिंग लो, तो करंट हमारा इंक्रीज कर जाएगा। ये एरो बना दिया मैंने ऊपर को, पावर फैक्टर लो, करंट हमारा इंक्रीज कर गया। और यदि करंट इंक्रीज कर दिया तो अब देखो क्या गेम चेंज हो जाएगी, कैसे डिसएडवांटेज रहेगा। करंट जैसी ट्रांसमिशन लाइन में इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, मान लो ये हमारी कोई सी भी ट्रांसमिशन लाइन है पावर सिस्टम की, ठीक है, इसमें मान लो करंट इंक्रीज कर गया, ठीक है, करंट यहां पे इंक्रीज कर गया, ये बना दिया मैंने, करंट फ्लो कर रहा था, पावर फैक्टर हमारा लो हुआ, करंट इंक्रीज करा ट्रांसमिशन लाइन में, करंट इंक्रीज करा, तो करंट इंक्रीज होने से क्या होएगा, करंट अगर हमारा बढ़ रहा है तो I2R लॉसेस भी तो बढ़ेंगे, कॉपर लॉसेस। क्यों, करंट, ये क्या बोलते हैं, ये जो ट्रांसमिशन लाइन है हमारी, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है,
इसकी जो अगर मान लो लो पावर फैक्टर होता है तो ये करंट जो होता है रेजिस्टेंस के अंदर से पास कर रहा है, और अगर रेजिस्टेंस के अंदर से पास करेगा और वैसे ही ये पावर फैक्टर लो होने की वजह से बढ़ गया अगर, तो I2R लॉसेस जो होंगे हमारे, I2R लॉसेस जो होंगे हमारे, वो भी हमारे इंक्रीज कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ये लिख दिया। और अगर ये हमारे बढ़ गए तो पावर लॉस क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। पावर लॉस अगर होगा तो एफिशिएंसी ट्रांसमिशन की डिक्रीज करेंगे, ठीक है, IR लॉसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप जो होगा ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन को ऐसे भी डिनोट करते हैं छोटे सिंबल से, ठीक है, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो कितने डिसएडवांटेज स्टार्ट होने लग गए लो पावर फैक्टर से। एक तो I2R लॉसेस हमारे बढ़े, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप ट्रांसमिशन लाइन में बढ़ गया। वोल्टेज ड्रॉप ट्रांसमिशन लाइन में बढ़ने की वजह से अब क्या हुआ, वोल्टेज ड्रॉप ट्रांसमिशन लाइन में बढ़ने की वजह से क्या हो गया, अगर वोल्टेज ड्रॉप ट्रांसमिशन लाइन में बढ़ेगा तो भाई साहब वोल्टेज रेगुलेशन भी तो डाउन होएगी, वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, बहुत खराब वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगी, ठीक है। यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन बहुत पुअर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो सेंडिंग एंड है, ये हमारा सेंडिंग एंड था और ये हमारा रिसीविंग एंड है। सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड के बीच में वोल्टेज ड्रॉप ट्रांसमिशन लाइन का बढ़ गया है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वोल्टेज रेगुलेशन भी हमारी पुअर हो गई, ठीक है, ठीक है। और क्या होगा, और क्या होगा, और क्या होगा, जो रेटिंग है, ठीक है, रेटिंग है हमारी, रेटिंग क्या, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, बड़ा बेस मेन फॉर्मूला होता है ये, किससे ड्राइव होता है, जिस टाइम मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाऊंगा ना उस टाइम इस फॉर्मूले को ड्राइव कराऊंगा, अभी याद रख लेना। ये जो पावर ट्राइंगल होता है ना उससे ड्राइव होता है, क्या होता है, किलोवाट बराबर होता है KVA इंटू कॉस फाई के, ठीक है, MCQ भी पूछा जाता है इस पे, किलोवाट बराबर होता है KVA इंटू कॉस फाई पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं कॉस फाई को इधर रख लूं, ठीक है, तो किलोवाट बाय KVA हो जाएगा इधर, ठीक है। अब देखिए यदि पावर फैक्टर मेरा डाउन जाता है, लैगिंग होता है, ठीक है, पावर फैक्टर मेरा लैगिंग होता है, लो होता है, यानी कि लो होता है, तो KVA रेटिंग जो होगी वो बढ़ जाएगी भैया। KVA रेटिंग क्या होगी, मैंने इधर कर दिया, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इंक्रीज हो जाएगी, हमारे जो भी पावर स्टेशन में अल्टरनेटर्स लगे हुए हैं, जो भी हमारे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, उनकी KVA रेटिंग बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, जो कि बहुत ही खराब बात है, यानी कि फिर हमें कॉस्ट ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो KVA रेटिंग जो होती है, KVA रेटिंग्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीनरी इंक्रीजेज ड्यू टू लो पावर फैक्टर, ठीक है। तो लो पावर फैक्टर से KVA रेटिंग जो होती है मशीनरी की वो बढ़ जाती है, ठीक है। आप YouTube पे छान मार लेना, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट रिलेशन के थ्रू किसी ने आपको पढ़ाया हो तो सोचो, अगर आप रिलेशन के थ्रू समझोगे हर चीज को ना तो आपको इंजीनियरिंग लगेगी, ठीक है ना। बाकी चैनलों पे जा लो, नोट्स बनवाए जा रहे हैं, नोट्स बनवाने भाई अब वो नोट्स का जमाना जा चुका है। अब सीधी सी बात है, कंसेप्ट समझो और MCQ करो, ठीक है ना। अब कंसेप्ट पे है सारा खेल, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। KVA रेटिंग जो इलेक्ट्रिकल मशीनरी की है, लो पावर फैक्टर होने की वजह से वो बढ़ जाती है, ठीक है, पर एफिशिएंसी भी जो होती है वो पुअर हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, ये तो हो गया कि पावर फैक्टर लो होने से क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि पावर फैक्टर लो हो क्यों जाता है, हम ऐसा क्या यूज कर रहे हैं अपने इंडस्ट्रीज में या फिर पावर सिस्टम में जिसकी वजह से पावर फैक्टर लो हो रहा है और हमें इतना सारे डिसएडवांटेजेस का सामना करना पड़ रहा है। तो अब पढ़ते हैं हम कि पावर फैक्टर लो क्यों होता है।